हेलो स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। Now, genetics and evolution, the most important part of your class 12 syllabus for your NEET exam और बोर्ड्स के लिए भी। नीट में इसका वेटेज 20% का होता है, यानी जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को मिला के, जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी इवोल्यूशन को मिला के 12 क्वेश्चंस तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आज हम फर्स्ट चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को देखेंगे। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग चैप्टर एट द सेम टाइम। तो मैं इस चैप्टर में एक एक टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स के इन डिटेल वीडियोस बनाऊंगी सो दैट आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाए। यू हैव इट इम्प्रिंटेड हियर। यहाँ अगर इम्प्रिंटेड नहीं होगा तो आगे चल के मुश्किल होगी। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। Okay, so let's begin. So student, let's begin the chapter Principles of Inheritance and Variation. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम हेरिडिटी, इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्या है इनका छोटा सा डेफिनेशन देख लेंगे। फिर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑन इनहेरिटेंस है क्या, सॉरी, फिर अ ब्रीफ हिस्ट्री अकाउंट की वेरिएशन या इनहेरिटेंस के बारे में ह्यूमंस का नॉलेज क्या है और क्या हमने एंशिएंट टाइम्स पे किया था। एंड देन स्ट्रेट वे वी विल कम टू मेंडलिज्म, और आज का ये वीडियो विल बी ऑल अबाउट मेंडलिज्म एंड द एक्सेप्शंस टू इट। ओके, सो लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस है क्या? Inheritance is the process, okay, of what? Transmission of character from the parent to the progeny. तो फिर हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी is the phenomenon of this transfer, या हम ऐसे भी कह सकते हैं it is the sum of all biological processes involved in this transfer of the characters. लेकिन इनहेरिटेंस और हेरिडिटी को हमेशा इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। दे आर ऑलमोस्ट सिनोनिमस। ओके, तो इसको लेके ज्यादा कंफ्यूज होने की या ज्यादा दिमाग पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। बट एक बात याद रखना, एक्चुअली दिस इज द फेनोमेनन, सो दिस इज द प्रोसेस विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। क्लियर है? अब आता है वेरिएशन। अब हम जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या मैं ये वीडियो बना रही हूँ, हम में से कोई बिल्कुल कार्बन कॉपी या जेरोक्स कॉपी ऑफ आवर पेरेंट्स नहीं है। हम उन जैसा दिखते हैं, रिजेंबल करते हैं, पर हमें कुछ कुछ बातें अलग भी होती है। एंड दैट इज व्हाट वेरिएशन मीन्स, राइट? सो वेरिएशन इज द डिग्री ऑफ डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर्स between parent and progeny. Easy? हो गया? हो गए तीन definitions. Now let us have a brief look into the historical account. तो ये आपके बुक में है। Now, in nature, variations आता, in nature, variation आता कैसे है? By sexual reproduction. We all know this. और we all know this नहीं, we all knew this from एंशियंट टाइम्स। ओके, इसीलिए एंशियंट टाइम्स में हम क्या देखते हैं कि ह्यूमंस हैड दिस नॉलेज एंड व्हाट आर द थिंग्स दे डू? दे डिड सिलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन। सिलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या? अपने मतलब का जो भी यूजफुल प्लांट्स या जो जिस प्लांट पे कैरेक्टर्स अच्छे दिख रहे हो या जिस एनिमल में कैरेक्टर्स अच्छे दिख रहे हो उनको लेना, उनको और उनके बीच में क्रॉस करवाना, राइट? तो इस सिलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन के लिए अपनी पसंद की चीजें लेंगे। सो व्हाट डज इट मेक? इट मेक्स द नेक्स्ट स्टेप आर्टिफिशियल सिलेक्शन, और हाइब्रिडाइजेशन बन जाने के बाद उनको डोमेस्टिकेट करना। और इन तीनों प्रोसेस को मिला के दे गेव राइज और दे फॉर्म्ड मेनी
domesticated varieties of useful plants and animals from their wild variety, okay, from their wild ancestors. और ऐसा ही एक एग्जाम्पल है द काउ साहिवाल फ्रॉम पंजाब. डन विद द हिस्ट्री. ओके, अब हिस्ट्री से हम आते हैं स्ट्रेट 18th सेंचुरी में ग्रेगर मेंडल, द फादर ऑफ जेनेटिक्स. ओके, why is he called the father of genetics? Because of his contribution. और उनका contribution इतना important क्यों है? Because he was the first pioneer to have a scientific approach towards studying inheritance. और उन्होंने scientifically ये cross experiments किए थे to set the rules, to set the laws of inheritance. Okay? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि why was he so successful at that time in his experiment. फिर उनका अप्रोच क्या था, एंड देन वी विल गो थ्रू द एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस एंड इट्स लॉज. क्लियर? सो सबसे पहली बात उनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं. सो वाइल आई इरेज दिस, बच्चों आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गिव मी अ सब्सक्रिप्शन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर कमेंट्स. वीडियो अब तक शायद डल लग रहा हो, आई डोंट नो, इंटरेस्टिंग भी लग सकता है, बट प्लीज मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगी, जेनेटिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड है, प्लीज वीडियो को पूरा देखिए. ओके, कमिंग बैक टू Mendel's experiment. So what was the material he used? Material was garden pea. उनका ये एक्सपेरिमेंट चला था फॉर 7 years, from 1856 to 1863. Now, what are the reason for his success? So students, reason for his success: use of statistical and mathematical logics to solve biological problems. तब के जमाने में बायोलॉजी और मैथ का कभी कोई मेल बंधन होता ही नहीं था. इट वॉज नॉट इमेजिनेबल. ही वॉज अ पायोनियर इन डूइंग सो. उनका जो भी रिजल्ट था, ही यूज्ड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल फॉर्मूलाज टू एनालाइज देम. लार्ज सैंपल साइज, thus more credible data. Confirmation of his inferences through successive experiments of the successive generation of his test plants. Okay, फिर he selected pea plant and that is where he was very lucky. Why? क्योंकि characters of pea plants had contrasting traits. जैसे height की ले ले तो height में एक तरफ tall है, दूसरी तरफ dwarf है. Okay, बिल्कुल black and white traits थे इनके. Black and white मतलब opposite poles. शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ पी, कुछ ही महीनों में एक जनरेशन हो जाता था. thus many generations were studied and the structure of pea flower is as such कि hybridization becomes easy. okay, तो उन्होंने क्या किया? what did he do? he selected 7 characters of pea plants. now 7 character means what? 14 traits. so what were the traits and what were the characters? So what were the traits? हम वो देखते हैं. Okay, तो स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पे है द कैरेक्टर्स एंड देयर ट्रेट्स. ये आपके बुक से ही मैंने इमेज को ली हूँ. सीड शेप राउंड या रिंकल्ड, इस तरफ वाले डोमिनेंट है, उस तरफ वाले रिसेसिव. सीड कलर येलो या ग्रीन, फ्लावर कलर वायलेट या व्हाइट, पॉड शेप फुल या कंस्ट्रिक्टेड, पॉड कलर ग्रीन या येलो, फ्लावर पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल, स्टेम हाइट टॉल या ड्वार्फ. And to study these 14 traits, इन 14 traits को study करने के लिए he had to develop 14 pure lines, one each for each of the trait. Okay, तो उन्होंने pure lines develop कैसे किया था? by successive self-pollination for many of the generations till they became homozygous. Now he is ready with 14 pure lines. ये हो गया first step. Second वो क्या? what does he do? he does artificial crossing. artificial cross means what? अपने पसंद का क्रॉस कराना. और उसके लिए क्या जरूरी है? artificial pollination. एंड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है?
The steps are mentioned here in your book in this chapter also, और in details हमने sexual reproduction in flowering plants में भी पढ़ा है, right? Like emasculation, dusting, rebagging, all these things. All these things were done. Now he has the F1 generation. अब हम उनके स्टेप्स को यहीं पे रोकते हैं. Now, यहाँ पे what I would like to say कि उनका एक्सपेरिमेंट had proceeded in 2 lines. एक तरफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, दूसरे तरफ डाई हाइब्रिड क्रॉस. ओके, अब हम पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ेंगे एंड देन वी विल कम बैक अगेन कि यहां F1 के बाद उनके एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स क्या हुए. आई कैन इजीली राइट इट हियर कि उनके स्टेप्स क्या है, पर आपको समझ में नहीं आएगा. तो वेयर डज ही गेट स्टक एंड देन व्हाट डज ही डू. तो पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक एग्जाम्पल से देखते हैं. एंड द एग्जाम्पल इज अ क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ. तो लेट अस सी हिज एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट में पेरेंट में एक तरफ है टॉल, दूसरे तरफ है ड्वार्फ प्लांट. क्रॉस होता है. द F1 इज अ टॉल प्लांट और F1 पे वो क्या कराते हैं, सेल्फिंग यानी सेल्फ पॉलिनेशन. और सेल्फिंग के बाद F2 में वी कैन सी 4 प्लांट्स जिसमें से 3 टॉल है और एक ड्वार्फ है. ओके, नाउ F2 तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया और व्हाट डज ही ऑब्जर्व एंड व्हाट डज ही से. इस पूरे बात को देखने के लिए कि ये जो कैरेक्टर्स है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जा रहे हैं, फॉर दैट ही सेज कि देयर इज समथिंग. और ये समथिंग है क्या, फैक्टर्स. नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, तब जीन्स के बारे में पता नहीं चला था, इसीलिए व्हाट मेंडल डिस्क्राइब्स इज फैक्टर इज व्हाट वी कॉल जीन्स टुडे. ओके, एंड दीज फैक्टर्स आर स्टेबल एंड दे आर स्टेबली पास्ड डाउन from parent to progeny. और ये जो फैक्टर्स है they contain the information what, information required for a phenotypical expression. यानी प्लांट लंबा होगा, ड्वार्फ होगा कि क्या होगा, उसके बारे में पता करने के लिए उसके लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इन्हीं फैक्टर्स पे छुपा हुआ है. एंड और ये जो स्टेबली पास डाउन हो रहे हैं दैट इज अनचेंज्ड. ओके, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते एज वेल एज नो ब्लेंडिंग. मैं बिल्कुल मेंडल्स वर्ड्स आपको बोल रही हूं. एंड व्हाट ही सेज कि इन द F1 जनरेशन द फिनोटाइप resembles only one parent. और इसी को वो डोमिनेंट बोलते हैं. ओके, सरप्राइजिंगली इन F2 the recessive one also appears. Both phenotype resurface या both phenotype resurfaces. Okay, इसीलिए he says कि they are stably passed down and without any changes. But he is still not very sure कि वो genes, वो genetic constituent exactly अंदर है क्या. Because remember he did not at that time have the Punnett square. Punnett square का डिस्कवरी बाद में हुआ और Punnett square से इसको हम अभी समझेंगे. But सबसे पहले मेंडल how he did his experiment and how did he understand, पहले हम उसको समझ लेते हैं. अब F2 में ये दोनों कैसे आ गए. फॉर दिस ही हैड डन 2 थिंग और वो होता है एक्सपेरिमेंट का नेक्स्ट पार्ट. अब तक हमने जो एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स देखे, बाय दैट वी कम अप टू द F2 जनरेशन. F2 के बाद क्या होता है, बिकॉज ही इज क्यूरियस कि जो फिनोटाइप F1 में दिखा नहीं वो F2 में प्रकट कैसे हो गया, तो वो फैक्टर्स एक्चुअली है क्या. ओके, सो कमिंग बैक हियर, हमने ये देख लिया था आर्टिफिशियल क्रॉसिंग पॉलिनेशन. फिर हम मोनोहाइब्रिड में आए. मोनोहाइब्रिड में सेल्फिंग से वी डिड सेल्फिंग एंड वी गॉट F2. अब F2 जनरेशन में ही हैज 2 डिफरेंट अप्रोचेस. इसमें भी वो सेल्फिंग करते हैं. ओके,
for all the F2 plants. जो dwarf variety है, they give rise to dwarf plants only for generations. But जो tall variety है, वो आगे चल के tall भी दे रहे हैं as well as dwarf भी. And that is when for the tall plants of the F2 generation, he performs a test cross. So this is the third and the fourth step. Okay. ये third step हो गया, ये fourth step हो गया. These all things are there in your book. But आपके बुक पे ना कुछ भी सीरियली दिया हुआ नहीं, कहीं पे ये, कहीं पे वो, कहीं पे ये, कहीं पे वो. तो मैं पूरा चीज को एक जगह आर्टिकुलेट करके रीस्ट्रक्चर करके अपने तरीके से समझा रही हूँ. नाउ ही परफॉर्म्स अ टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस क्या है? F2 tall plant of unknown genotype with a recessive parent. Okay, to determine the genotype. So this is what, these are the steps that he did in his experiment. And after this, what did he suggest? कि ये जो फैक्टर्स है दे सेग्रीगेट, यानी अलग हो जाते हैं. सेग्रीगेशन मीन्स व्हाट? अलग हो जाना. सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. एंड ईच गैमेट contains only one factor for one trait. Okay, आगे चल के प्रोजेनी में फिर से फ्यूज हो जाते हैं. दैट इज हाउ वी गेट डिफरेंट फिनोटाइप्स. So these were the observations. और मेंडल साहब ने एक्चुअली यही ऑब्जर्वेशन, यही पोस्टुलेशंस रखा था. सरप्राइजिंगली यू वुड से कि जो हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने वाले हैं अब इन द आर्टिकुलेटेड वे, वो मेंडल जी ने लिखा ही नहीं था. एक्चुअली in the year 1901 Mendel's work were rediscovered. तो for 34 years they were lying in vain. तब के ज़माने में किसी को पता ही नहीं चला था कि इतना ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट हुआ है. Coherence. He discovers, he goes through these experiment, its result, what he says, and it is very good of him कि he postulates them into laws and he puts the prefix Mendel's law. ओके, ये नहीं कि अपने नाम से उसको चला लिया. वेरी ऑनेस्ट गाय. एंड ही प्रपोजेस 3 लॉज. उसमें से 2 लॉ है बेस्ड ऑन दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो अब हम वो 2 लॉ को देखते हैं. फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस. सेकेंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ओके, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या, पहले हम उसको देखते हैं. तो स्टूडेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस स्ट्रेट फ्रॉम योर बुक. लॉ ऑफ डोमिनेंस इज व्हाट? हाउ इज इट पोस्टुलेटेड? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स. फैक्टर्स अकर इन पेयर्स. जैसे कैरेक्टर अगर हाइट ले लेते हैं तो एक तरफ टॉल है, दूसरी तरफ ड्वार्फ है, सो दैट इज अ पेयर, राइट? In a dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates, that is the dominant one, and the other is recessive. इसी बात को मेंडल ने भी कहा था, but not in such an articulated way. So in the Mendel law, we get to know the same thing, but in an articulated way. Okay? The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental characters in a monohybrid cross in F1 and the expression of both in F2. And it also explains the proportion of 3:1 obtained in F2. Done? अब हम next law को देखते हैं, which is the law of segregation. Now student, law of segregation from your book. This law is based on the fact that alleles do not show any blending and both the characters are recovered as such in F2 generation, though one of these is not seen in F1 stage. यानी remember, मेंडल ने कहा था कि द फैक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. ये पैसेज जो ये बहुत स्टेबल है एंड इट इज अनचेंज्ड. वही बात यहाँ कही गई है. ओके, दो द पेरेंट्स कंटेन 2 alleles during gamete formation, the factors or the alleles of a pair segregate from each other.
यानी आपने मियोसिस तो पढ़ा है, जैसे जैसे क्रोमेटिड सारे अलग हो जाते हैं, एक क्रोमेटिड में एक ही एलील रहता है फॉर दैट कैरेक्टर। तो ये अगर दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए इन मियोसिस व्हेन दे आर सेपरेटिंग, इसमें इस एलील में एक रहेगा, इस वाले क्रोमोसोम में कैरे से फॉर एग्जांपल टॉल के लिए द इस वाले क्रोमोसोम में से फॉर एग्जांपल हाइट के लिए टॉल वाला एलील है और इस वाले में ड्वार्फ। तो वन गैमेट वन क्रोमोसोम वन एलील, दस गैमेट्स आर ऑलवेज होमोजाइगस एंड दे आर ऑलवेज प्योर लाइंस। ओके, इस बात को याद रखना। और ये जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं ये बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। 50% को अगर टॉल वाले एलिल्स मिलेंगे, 50% को ड्वार्फ वाले एलिल्स मिलेंगे। क्लियर है? तो ये तो हो गया द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने क्या सीख लिया? द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट मेंडल हैज पोस्टुलेटेड एंड हाउ वर दे आर्टिकुलेटेड इन 1901 बाय कोरेंस। ये बात आपके सिलेबस में है नहीं, पर एक छोटा सा फैक्ट, आउट ऑफ सिलेबस भी कभी कभी जाना पड़ता है, तो नो द फैक्ट्स। ओके, तो ये हो गया एक छोटा सा फैक्ट। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस करके उन्होंने जो दो लॉज दिए थे वो भी हमने देख लिया। नाउ मैंने क्या कहा था कि व्हेन मेंडल वाज वर्किंग विद द बी ही डिड नॉट हैव द पुनेट स्क्वायर, बट अब हम जब इसको देखते हैं पुनेट स्क्वायर के माध्यम से भी देखते हैं टू अंडरस्टैंड द ट्रांसमिशन ऑफ द फैक्टर्स या द ट्रांसमिशन ऑफ द जीन्स। तो अब इसी वाले तब क्रॉस को हम क्या देखेंगे? पुनेट स्क्वायर के थ्रू अ पुनेट स्क्वायर वी विल सी। ओके, तो स्टूडेंट्स दिस इज द पेरेंट्स। तो स्टूडेंट ये है पेरेंट्स, दिस इज द F1 एंड दिस इज द F2। पेरेंट में एक टॉल है एक ड्वार्फ है। नाउ व्हाट आर द जीन्स वी हैव? TT और इस तरफ TT। तो हमारे पास F1 में फिनोटिपिकली वी हैव 4 टॉल, बट जीनोटाइप में क्या है? सारे के सारे ब्लेंडिंग दिखा रहे हैं, सारे के सारे ऑल आर जीनोटिपिकली T एंड T कॉम्बिनेशन। अब F2 इनके सेल्फिंग से होता है। तो पुनेट स्क्वायर में इस तरफ कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t। तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट फिनोटाइप ऑफ 3 tall 1 dwarf, but the genotype is what? 1:2:1. 1 is pure TT, 2 is TT, TT and 1 is again TT, right? Now ये बात exactly हमें पुनेट स्क्वायर से ही पता चलता है, and this thing can be written in a mathematical formula. Mathematical formula है क्या? ax plus by whole square. Now ax and by में a क्या है, b क्या है, x क्या है, y क्या है? So before we get this, हमारे पास एलिल्स कितने हैं? एलिल्स we have 2। मैं पूरा फॉर्मूला समझा रही हूँ, फॉर्मूला में कौन से वाले में क्या वैल्यू कैसे जा रहा है वो भी समझा रही हूँ, सो दैट रट्टा ना करना पड़े आपको। ओके, एलिल्स अगर 2 है तो 50% ऑफ द गैमेट्स will have the allele T and rest of the 50% will have the gamete T। तो हमारे पास A हो गया हाफ T AX प्लस B हो गया हाफ स्मॉल t BY। क्लियर है? अब इनका स्क्वायर जब करते हैं व्हाट इज दैट वी गेट? बेसिक मैथ है, राइट? So we get 1/4TT plus half TT plus 1/4 TT। क्लियर है? यही बात हमें यहां देखने को मिलता है, 1:2:1। यहाँ पे A और B कौन फॉर्म कर रहे हैं? द गैमेट्स, बिकॉज यहाँ 2 एलिल्स है, 2 वैल्यूज होंगे। समझ में आ गया? So with this we are done with everything about the monohybrid cross of what Mendel had done, what his experiment was, what are the different steps, where did he get stuck, how did he become curious, फिर उन्होंने क्या स्टेप लिया,
सब कुछ समझाया, and then again we revisit the same thing to understand the genotype through a Punnett square. Clear? And Mendel had also found the results for other monohybrid cross with other characters. ये तो खाली हम हाइट वाले कैरेक्टर को लेके पढ़ रहे हैं, जहां पे उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस फॉर फ्लावर कलर किया या सीड कलर, द रिजल्ट वाज सेम। नाउ इससे क्या क्या लॉज हमारे सामने है? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस में देयर आर एक्सेप्शंस। राइट हियर मैं अभी आप सब स्टूडेंट्स को कहूंगी कि प्लीज मार्क कि देयर आर एक्सेप्शंस। ओके, उस एक्सेप्शन को हम पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले हम डाइहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ लेते हैं। बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि जब हम मेंडल को पढ़ रहे हैं तो लेट अस गो थ्रू ऑल हिज क्रॉसेस, ऑल हिज एक्सपेरिमेंट्स, revisit the thing and again see what are the exceptions. Okay, and law of segregation भी जो है that is universal, but एक exception हमें देखने को कहाँ मिल सकता है? जहां पे नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। ओके, बिकॉज ऑफ सम एनोमली सच एज इन एन्यूप्लॉइडी केसेस। तो अब हम देखते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। सो डाइहाइब्रिड में जाने से पहले अब तक जो समझाई हूं, क्या आपको समझ में आया? या अब तक किसी ने इस वीडियो को इस पॉइंट तक देखा हो तो प्लीज से कि यस मैम मैंने इस पॉइंट तक वीडियो को देखा भी है। ओके, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप द चैनल सब्सक्राइब्ड। नाउ द डाइहाइब्रिड क्रॉस। So dihybrid cross. What is a dihybrid cross? बच्चों, dihybrid cross is a cross where you take two characters into account. और इन सब बातों को, इन सब टर्मिनोलॉजीज को मैं एक अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन कर भी दी हूँ। ओके, कमिंग बैक टू मेंडल, डाइहाइब्रिड क्रॉस में व्हाट आर द टू ट्रेट्स ही हैड टेकन, उस बात को हम समझते हैं। ओके, तो स्टूडेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए जो क्रॉस है वो मैं सीधा आपके बुक से ही ली हूँ, द डायग्राम। ओके, बिकॉज मेरे डायग्राम्स या मैं जब लिखती हूँ ना, इट इज नॉट अ वेरी क्लीन थिंग, आई डोंट नो व्हाई। ओके, सो पी जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन, दो ट्रेट्स उन्होंने क्या लिया था? वन वाज द शेप ऑफ द सीड, दूसरा वाज कलर ऑफ सीड। तो डोमिनेंट इसमें क्या है? डोमिनेंट इज द राउंड वन, और कलर में डोमिनेंट इज द येलो वन। ओके, तो लेट्स बिगिन विद और रिसेसिव क्या है? रिसेसिव है रिंकल्ड वन, जो स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, एंड द ग्रीन वन विद स्मॉल वाई। तो पेरेंट्स क्या है? राउंड एंड येलो है, और दूसरी तरफ रिंकल्ड एंड ग्रीन है। फर्स्ट जनरेशन जब क्रॉस होता है, रिजल्ट इज अ राउंड एंड येलो, यानी इट इज रिजेंबलिंग द डोमिनेंट पेरेंट। नाउ सेल्फिंग, और सेल्फिंग को समझने के लिए वी हैव दिस पुनेट स्क्वायर। तो गैमेट्स यहाँ पे क्या क्या होते हैं? आर वाई आर वाई आर वाई, यू कैन सी कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। दूसरे तरफ भी सेम है। एंड व्हेन वी डू दिस, व्हाट इज द रिजल्ट दैट वी गेट? लेट अस फर्स्ट काउंट। पहले हम फिनोटाइप को काउंट करते हैं, जीनोटाइप में बाद में आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर 9 येलो एंड राउंडेड फिनोटाइप। एक्सेप्शन क्या है? येलो तो है लेकिन रिंकल्ड है, सो देयर आर 3 येलो, मैं इसको उल्टा लिखती हूँ, राउंडेड एंड येलो लिखती हूँ बिकॉज हर जगह आर सामने है। ओके, राउंडेड येलो 3, रिंकल्ड येलो। फिर हम ग्रीन पे आते हैं, 3 राउंड एंड ग्रीन एंड 1 राउंड, सॉरी, रिंकल्ड एंड ग्रीन। क्लियर?
तो यहां पे रिंकल्ड के साथ येलो और राउंड के साथ ग्रीन होना, ये कुछ नया है। दीज आर द न्यू फिनोटाइप्स। और ये पहले वाले फिनोटाइप ही यानी द पेरेंटल फिनोटाइप है। तो ये कमाल हुआ कैसे ना, उस कमाल में जाने से पहले अगर हम यहाँ पे अगर हम राउंडेड और येलो को ले ले और यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन को, तो रेशियो क्या बनता है 9:3, अगर हम सिर्फ राउंड को कंसिडर करें, राइट। 9:3 मीन्स व्हाट, 3:1। अगर हम सिर्फ येलो येलो को कंसिडर करें तो भी हम क्या देखते हैं, 9:3 रेशियो है, यानी 3:1 है। अब हम रिंकल्ड पे आते हैं, 3 रिंकल्ड है वर्सेस 1, यहां पे भी रेशियो 3:1 है। ग्रीन को अगर ले, सो वी सी 3 ग्रीन एंड 1 ग्रीन, तो उसके लिए भी 3:1 रेशियो है। यानी क्रॉस डाइहाइब्रिड कर रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ मोनोहाइब्रिड के ट्रेट्स को देखें, सो वी गेट द रेशियो ऑफ 3:1। क्लियर। बट उसके साथ साथ न्यू कॉम्बिनेशंस भी देखने को मिलता है। सो लेट अस सी व्हाट आर द फिनोटाइप्स। सो अगर हम मोनो को अगर ले लेते हैं तो 3:1 फिनोटाइप हमें देखने को मिल रहा है, पर जैसे ही हम दोनों को एक साथ कंसिडर करें, वी गेट डेविएशन। क्लियर है। एंड न्यू थिंग्स ऑल्सो। तो पहले अगर हम फिनोटाइप की बात करें, सो हाउ मेनी फिनोटाइप वी हैव, वी हैव 4 phenotypes. Now let us see what are the genotypes. RRY को अगर ले, जो पेरेंटल जीनोटाइप था, वो हमें सिर्फ एक ही देखने को मिल रहा है ये, राइट। तो लेट मी, सो RRYY इज ओनली 1। फिर दूसरा जीनोटाइप हमें क्या देखने को मिलता है, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल Y। सो लेट अस राइट दैट ऑल्सो, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल Y। लेट अस काउंट द नंबर। एक ऐसा देखने को मिला, 2, फिर आते हैं कैपिटल R, दोनों ही कैपिटल R, एक कैपिटल Y, एक स्मॉल y। ये एक है, 2 है। फिर आता है कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। ये एक है, 2 है, 3 है, 4 है, राइट। फिर आता है फिर आता है स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। यहां लिखती हूं कैपिटल R, सॉरी। ये हमें एक यहां देखने को मिलता है। फिर आते हैं कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। ये हमें 1-2 जगह देखने को मिलता है। Then we have this one, capital R, small y, small y. ये हमें एक ही जगह देखने को मिलता है। एंड देन स्मॉल r, स्मॉल y, ये भी एक ही जगह देखने को मिलता है। फिर वी हैव दिस वन, RRYY, स्मॉल r, कैपिटल Y, ये भी एक ही जगह हमें देखने को मिलता है। लेट अस कंफर्म। तो हमारे पास जीनोटाइप्स कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो 4 phenotypes, 9 genotypes। ओके, तो ये हो गया ऑल अबाउट व्हाट वाज फाउंड इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस बाय मेंडल एंड व्हाट डिड ही प्रपोज आफ्टर दिस। So Mendel's law of independent assortment. The law states that when 2 pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of the character. यानी यहाँ पे जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे अगर हम पहले से ले लें, ओके, मैं इसको लिख के ही समझाती हूँ।
जैसे हमारे पास पेरेंट्स के क्या का कॉम्बिनेशन थे, आर आर एंड वाई वाई, राइट, एंड द हाइब्रिड वाज आर आर, सॉरी, वाई वाई। नाउ व्हेन गैमेट इज फॉर्मिंग, जरूरी नहीं कि हर बार कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी जाए, इसी को कहा जाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब असॉर्ट तो होना है, अरेंज तो वापस से अरेंज तो होना है, लेकिन अपने मर्जी से। कभी ये वाई इसके साथ चला जाए तो उस गैमेट का कॉम्बिनेशन होगा ये, कभी ये वाई इसके साथ चला जाए तो उसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये, कभी ये तो खैर पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गया, और कभी ये दोनों, और कभी ये वाई इसके साथ। तो इस तरह से व्हाट डू वी गेट कि ये जब इफ वी कंसीडर इट एज पेयर, दो कैरेक्टर को अगर एक साथ ले तो उनका जो अरेंजमेंट या उनका जो रीअरेंजमेंट होगा इन द गैमेट्स, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे रहे। पेरेंट्स से नए नए कॉम्बिनेशंस भी हमें इसीलिए देखने को मिला। क्लियर, यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, जैसे ये पूरा पेयर है आर एंड वाई, is independent of the other pairs of the character. Okay, now let us go and see the exceptions to the law of dominance. Exceptions to law of dominance में हम सबसे पहले देखेंगे incomplete dominance। यहां कोई एक बॉस नहीं है, जो दूसरा है वो पूरा बॉस का रॉब थोड़ा कम कर देता है। दैट इज व्हाट वी गेट टू सी ब्लेंडिंग। कहां पे देखने को मिलता है? इन स्नैप ड्रैगन फ्लावर या एंटीराइनम फ्लावर, एंटीराइनम मेजस फ्लावर। ओके, टू बिगिन विथ इनके पेरेंट्स क्या क्या है? आर आर एंड आर आर। दिस डिनोट्स रेड कलर, रेड फ्लावर, एंड दिस डिनोट्स व्हाइट फ्लावर। दोनों के बीच में क्रॉस हो गया, ये पेरेंट है। तो सबसे पहले F1 हमें क्या मिला? द जीनोटाइप इज आर आर बट द फिनोटाइप इज पिंक। क्लियर, यहीं पे कहानी पे ट्विस्ट आ जाता है। फिर क्या करते हैं हम आगे जाके? सेल्फिंग कराते हैं इनका। सो व्हाट डू वी गेट? एक पुनेट स्क्वायर कर देती हूं। सो वी गेट दिस आर आर, आर आर एंड आर आर। ये व्हाइट हो गया, ये रेड हो गया, ये पिंक, ये पिंक। क्लियर है? यानी यहां फिनोटाइप, अगर हम फिनोटाइप की बात करें, we have three phenotypes, one red, one white and one pink. बट जीनोटाइप की अगर बात करें, जीनोटाइप में 1:2, ये दोनों को मिला के 1:1। तो यहां पे जीनोटाइप इज सेम एज दैट ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल, बट फिनोटाइप डिफर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे R इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट। व्हाइट जो है वो अपना कुछ रंग दिखा देता है, ब्लेंडिंग हो जाती है, इसीलिए कलर पिंक निकलता है। क्लियर? दूसरा हम देखेंगे को डोमिनेंस, यानी दोनों में बराबर का डोमिनेंस। ओके, को डोमिनेंस को समझने के लिए ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग लेते हैं। नाउ ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग इज व्हाट? A, B and O blood grouping। ये ग्रुप बनाता कौन है? What is the basis? Basis is the sugar polymers present on RBC। तो इन शुगर पॉलीमर्स को बनाता कौन है? That is made by the gene I। लेकिन इस I जीन के 3 एलेन्स हैं। One is IA, another is IB, another is small I। ये I वाला जो जीन है IA,
it codes for the group या the sorry it codes for the group A, ये IB it group codes for the group B, और ये I जो है ये कोई सा भी शुगर नहीं बनाता, इसीलिए उस ब्लड ग्रुप को O कहा जाता है। क्लियर है? अब हम इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा एक टेबल पे देख लेते हैं, वो टेबल आपके बुक में ही है। स्टूडेंट, आपके सिलेबस का ही टेबल मैं ले ली हूँ। आई डोंट वांट टू ड्रॉ टेबल माई सेल्फ, इट्स नॉट दैट कि आई कैन नॉट, इतनी भी खराब नहीं हूँ जोक्स अपार्ट, लेकिन हियर इट इज क्लीनर। ओके, तो देख लेते हैं। एलिल फ्रॉम पेरेंट 1, एलिल फ्रॉम पेरेंट 2, फिर जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग एंड द ब्लड टाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। सो IAA जब दो आते हैं एक साथ, जब दोनों ही पेरेंट A वाले एलिल को कैरी करते हैं, ऑब्वियसली द ब्लड ग्रुप इज गोइंग टू बी A एंड जीनोटाइप इनका IAA है। A और B अगर है तो क्या, द जीनोटाइप इज IA एंड IB एंड द ब्लड ग्रुप इज IB। IA और स्मॉल I है तो बिकॉज दिस डज नॉट, स्मॉल I डज नॉट प्रोड्यूस एनी ऑफ द शुगर्स, तो ब्लड ग्रुप A होता है, यानी A इज डोमिनेंट ओवर I। B और A फिर से अगर एक साथ आ जाए तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन वही होता है, IA IB एंड द ब्लड ग्रुप इज AB। IB एंड IB आ जाए तब तो ब्लड ग्रुप को B ही होना है एंड द बच्चा इज IB IB। IB एंड I हो जाए तो ब्लड ग्रुप B होता है, बिकॉज B इज अगेन डोमिनेंट ऑन I, बिकॉज I डज नॉट प्रोड्यूस एनी ऑफ द शुगर्स। अगर स्मॉल I एंड स्मॉल I हो जाता है तो जीनोटाइप इज डबल स्मॉल I एंड द ब्लड ग्रुप इज O। यानी हम स्मॉल I को छोड़ दे, जहां पे भी हम AB और AB को इकट्ठा देख रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इन द phenotype, so this is codominance। ओके, दोनों बराबर के लीडर्स, दोनों टक्कर के लीडर्स, दोनों टक्कर के गुंडे, तेरा 50 मेरा 50, डन। नाउ ये दो क्या थे, दीज टू वेर ओके। और एक एक्सेप्शन है, मैं पहले एक्सेप्शन सारे समझा दूंगी फिर मैं कॉन्सेप्ट पे जाऊंगी। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस? नाउ मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, एक अगर हम जीन को ले लेते हैं, इट वन जीन गिव्स वन प्रोडक्ट, लेकिन उस प्रोडक्ट के इफेक्ट्स मोर देन वन हो सकते हैं। और इसको समझने के लिए लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जीन B एंड B। अगेन गोइंग बैक टू garden pea plant, this is responsible for large starch grains, this is responsible, yeah, recessive, and it produces small starch grains। clear? अब इन दोनों में क्रॉस होता है, सो द पेरेंट, एक तरफ पेरेंट है डोमिनेंट B, दूसरे तरफ पेरेंट है स्मॉल b, रिजल्ट इज BB, दिस इज द F1। F2 देख ले, सो B B B B BB BB, कैपिटल B स्मॉल b, स्मॉल b स्मॉल b। यहां पे द ग्रेन साइज आर, स्टार्च ग्रेन साइज आर लार्ज, यहां पे स्मॉल, इन दोनों में इंटरमीडिएट। यहां पे भी इंटरमीडिएट। ओके, स्पेस कम है इसलिए IM लिख रही हूं। तो एक्चुअली होता क्या है, दिस जीन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन्स, not directly for the shape of the seed। shape of the seed के लिए तो we have the gene R, but यहाँ पे as they produce starch grains of different sizes, so that also has an effect in deciding the size of the grains। कैसे? क्योंकि जहां पे BB हमें देखने को मिल रहा है लार्ज साइज्ड स्टार्च ग्रेन्स मिल रहा है, बिल्कुल से भरे भरे बड़े बड़े से स्टार्च ग्रेन से फुल राउंडेड सीड भी देखने को मिल रहा है।
यहाँ पे द सीड इज बिकमिंग स्मॉलर एंड रिंकल्ड, स्टार्च ग्रेन्स आर स्मॉलर एंड रिंकल्ड। यहाँ पे वी सी की स्टार्च ग्रेन्स आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज, बट बी, दोनों में कैपिटल बी है, यहाँ पे सीड हमें गोल ही देखने को मिल रहा है। यानी अगर हम इसको कंसिडर करें तो इट शोज प्रोड्यूस, तो इसका काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द स्टार्च ग्रेन, बट इट ऑल्सो शोज इट्स इफेक्ट ऑन शेप, या सॉरी नॉट शेप, या शेप ऑफ द सीड। क्लियर है? सो वन जीन produces one product, but that product may have more than one effect. Clear? Now, अब तक हम डोमिनेंस 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 कर रहे थे। सो व्हाट इज डोमिनेंस? ये कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस है क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस के बारे में थोड़ा सा ही कहा गया है आपके सिलेबस में, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो एट दिस लेवल, तो हम उसी को देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस के लिए लेट अस टेक 2 क्रोमोसोम्स। ओके, होमोलोगस क्रोमोसोम है, दोनों में एलिल्स अलग अलग है, और यहाँ पे वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ एन एलिल विच कोड्स फॉर एन एंजाइम, और उस एंजाइम का फंक्शन क्या है, हाउ डज इट एक्सप्रेस, बाय ब्रिंगिंग सम ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द सबस्ट्रेट। ठीक है, तो लेट अस इमेजिन कि ये वाले क्रोमोसोम में द डोमिनेंट एलिल इज देयर। ओके, तो लेट अस बिगिन कि दोनों में ही डोमिनेंट है ई ई, ये दोनों एलिल है। तो ये क्या करेंगे, दोनों ही नॉर्मल एंजाइम बनाएंगे, और नॉर्मल एंजाइम जब बनाएंगे तो वो सबस्ट्रेट पे नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। क्लियर? नाउ दिस रिमेन्स द सेम, कोई चेंजेस नहीं होते इनमें। दिस अंडरगोज मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन के 3 डिफरेंट स्टेजेस या डिग्रीज हो सकते हैं। एक तो कि ये नॉर्मल ही रह जाए या लेस एफिशिएंट हो जाए इन मेकिंग द एंजाइम्स। दूसरा हो सकता है कि इट मेक्स द एंजाइम लेकिन वो कोई काम का नहीं होता, सो नॉन फंक्शनल एंजाइम। और तीसरा क्या होगा, नो एंजाइम एट ऑल, ये तो अब इतना मॉडिफाई हो चुका है कि ये एंजाइम बनाता ही नहीं है। तो नेक्स्ट जनरेशंस में हम क्या देखेंगे, सेम एलिल विथ दिस वन, नॉर्मल या लेस एफिशिएंट वाले में, तो इसमें एंजाइम ऑलमोस्ट बराबर बनेगा। ओके, क्योंकि ये नॉर्मल वाला है और हल्का सा मॉडिफाइड। इसको समझाने के लिए मैं स्मॉल लेटर ई करी हूँ, इसको बड़ा रख रही हूँ इन साइज। ओके, तो एंजाइम बनेगा, बट दैट विल बी एंजाइम बनेगा क्योंकि इसके हिसाब से बन रहा है, ये लेस सर बना रहा है लेकिन बना रहा है, तो दे आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। एंड मोस्ट ऑफ द एलिल्स ऐसा ही मॉडिफिकेशन दिखाते हैं। ओके, फिर आता है ये सेम एलिल वर्सेस, सॉरी नॉट वर्सेस, इन कॉम्बिनेशन विथ एनी ऑफ द टू। तो ई ई हो गया, ई ई हो गया, ये खाली अकेला बचा है जो एंजाइम बना रहा है। ये जो बना रहा है उससे कोई काम का है नहीं, तो द सेकेंड स्पॉट इज एम्प्टी। बेकार एंजाइम होना या कोई एंजाइम का ना होना इज ऑलमोस्ट द सेम। इसका भी वही कहानी है, दिस इज मेकिंग द एंजाइम एंड दिस इज नॉट मेकिंग एनी एंजाइम एट ऑल। तो फिनोटाइप जो होगा उसमें खाली हाफ ऑफ द एंजाइम बनेगा, सो द one which makes this enzyme which is as usual, that becomes the dominant one, क्योंकि खाली यही एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को। ये अपने आप को एक्सप्रेस करे ना करे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द फिनोटाइप, ये रिसेसिव होगा। क्लियर है? तो इससे पता क्या चलता है कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर, ये ऑटोमेटिकली कुछ होने वाला है नहीं। इट डिपेंड्स ऑन कि जो जीन्स है, जो एलील है, वो अपने आप को कितना एक्सप्रेस कर पाते हैं और कैसे कर पाते हैं, दैट डिसाइड्स द फिनोटाइप। ओके, और यूं डिफरेंट लेवल ऑफ मॉडिफिकेशंस हमें देखने को मिलता है, डिपेंडिंग ऑन दैट हमें डिफरेंट इफेक्ट्स भी देखने को मिलता है। क्लियर है स्टूडेंट्स?
So student, that was all about Mendel's experiment and the exceptions to the law of dominance. तो ये हो गया हमारा इस चैप्टर का पहला वीडियो, और मैं आज के चैप्टर में बस खाली इसी को रखी हूँ। आई होप मैं जो समझाई हूँ आपको वो समझ में आया है। अगर समझ में आया है, अगर वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक and keep my channel subscribed, and I'm going to see you very soon with a next video on this chapter. उसमें हम chromosomal theory of inheritance और linkage को in depth समझेंगे. Till then, take care of yourself, study your books, and if you have any queries, please post it in the comment section, and I'll try my level best to help you.